This conference will now be recorded. हमने कल यानी जो लास्ट टाइम पढ़ा था 5 स्टेप मॉडल में सबसे पहला स्टेप जो था हमारा वो था आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। और ये पहला जो स्टेप है ये भी पास्ट पेपर में डायरेक्ट पूछा गया। ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि डायरेक्ट उसने बताया कि बताओ कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। तो उसमें हमने 5 स्टेप देखे हैं। सबसे पहला स्टेप वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर पार्टी से अप्रूव्ड होना जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या हुआ? अप्रूव्ड बाय द पार्टीज। अप्रूव्ड बाय द पार्टीज। दोनों पार्टीज उसको अप्रूव करेंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इस स्टेप की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हर पार्टी के राइट्स का भी पता हो, यानी आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट्स। ईच पार्टीज राइट, यानी हर पार्टी के राइट्स भी आइडेंटिफाई हों, डिफाइन हों पहले से कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस पार्टी की क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। यानी पहली बात पार्टी से अप्रूव होना चाहिए, दूसरी बात हर पार्टी के राइट का पता होना चाहिए, तीसरी बात कि पेमेंट टर्म्स भी पता हो, किस तरह से गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट करनी है वो किस तरह से करनी है। क्या इंस्टॉलमेंट फॉर्म में है, कैश फॉर्म में है, क्रेडिट बेस पे है, अगर क्रेडिट पे है तो कब पे करनी है। मतलब इजीली आइडेंटिफाई हो पेमेंट टर्म्स। आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स। फोर्थ नंबर पे the contract has commercial substance. The contract has commercial substance. कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में काइंडली आप सुन लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। कहते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बात होती है वो ऑलमोस्ट 3 तरह की बात होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट में एक रिस्क होता है, एक टाइमिंग, और तीसरी बात होती है रिवार्ड या अमाउंट की। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्क, रिवार्ड या उसके प्रॉपर टाइम की बात ना हो तो वो कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। रिस्क किस चीज का है? अगर मैं ब्रीच करूंगा तो मेरे ऊपर कोई केस हो सकता है, दैट इज अ रिस्क। मेरी चीज अगर टाइम पे नहीं पहुंचेगी, दैट इज अ रिस्क। और अगर अमाउंट ना डिफाइन हो, एक तो क्या ना पेमेंट टर्म्स डिफाइन होना, दूसरी अमाउंट का भी डिफाइन होना जरूरी है, कंसिडरेशन का भी डिफाइन होना जरूरी है। तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये है कि हर एंटिटी का जो इनफ्लो होगा, जो या फ्यूचर कैश फ्लो होगा, वो उससे आपके रिजल्ट्स में भी चेंजिंग आएगी। अक्सर आपने IAS 16 में हमने एक चीज पढ़ी थी, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब जिसमें हमें कुछ नहीं पता टाइम का या अमाउंट का या रिस्क का, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तब हम कुछ एक्सचेंज के केस में IAS 16 में करते थे कि जब एसेट एक्सचेंज होगा तो हम फेयर वैल्यू कंसीडर कर लेते थे।
ठीक है, तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्क, टाइम और अगर अमाउंट डिफाइन नहीं होगी तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। एंड लास्ट वन इज कि वो जो अमाउंट है जिसे हम कंसिडरेशन कहते हैं, वो एंटिटी को कलेक्ट भी करनी चाहिए या इट इज प्रोबेबल टू कलेक्ट, इट इज probable the entity will collect the consideration, the entity will collect the consideration। क्लियर होगी बात? और अगर आपको याद हो तो कल मैंने इसके बारे में कुछ आपको इनिशियल्स बताए थे कि आपने याद करने के लिए अप्रूव्ड, राइट्स, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस और कंसिडरेशन, ये चीजें आपने याद रखनी है। मतलब ARPCC, ये 5 चीजें हैं जो हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करनी है। A, अप्रूव होना चाहिए। R, राइट्स का पता होना चाहिए। P, पेमेंट टर्म्स का पता होना चाहिए। C, कमर्शियल सब्सटेंस। और लास्ट वाला C, कंसिडरेशन विल कलेक्ट द एंटिटी। ये 5 चीजें होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये था कॉन्ट्रैक्ट की रिक्विजिशन। अगली बात, हमने ये भी बात वैसे तो सीख ली हुई है, दोबारा एक दफा मैं बता देता हूं कि क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट की कोई टाइप, मतलब ARPCC, इनमें से कोई चीज मिसिंग हो तो क्या हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? एक बात याद रखें, इन 5 चीजों में कोई चीज मिसिंग हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रेवेन्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले लिखें कि अगर इफ एनी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, you may also recognize the revenue under 2 conditions. Revenue may be recognized in following situation. ये आप नोट देकर लिखेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की 5 में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अप्रूव पार्टी ने नहीं किया, या आपने राइट्स पहले से आइडेंटिफाई नहीं किए, या पेमेंट्स टर्म्स तय नहीं की, तो फिर भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन है, हमने वो सीखनी है। तो पहली कंडीशन पे है जी, सबसे पहली कंडीशन, वैसे मैं आप पहले ऑरली बताऊंगा फिर लिखता हूं। कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी ऑब्लिगेशन परफॉर्म भी हो गई हो और उसकी कंसिडरेशन कलेक्ट भी हो चुकी हो और हमने रिफंड भी नहीं करनी, तो आप चाहे उसमें कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन मिस भी हो तब भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। मतलब दोबारा बताऊं कि अगर आपकी तरफ से, एंटिटी की तरफ से कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई हो और उसने जो उससे बदले पैसे आने थे वो भी कलेक्ट कर लिए हैं, तो रेवेन्यू कहता है रिकॉर्ड कर दो, फिर तो पीछे कुछ बचा ही नहीं है। राइट, मतलब आपने काम कर दिया, उसने पैसे दे दिए, चाहे पहले पेमेंट्स टर्म डिफाइन थी नहीं थी, राइट्स डिफाइन थे नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन रेवेन्यू, द एंटिटी
complete its performance and also collect the consideration, that is non-refundable. The entity complete its performance and also collect the consideration, यानी उसने अपनी परफॉर्मेंस भी कंप्लीट कर ली और कंसिडरेशन भी कलेक्ट कर ली, और जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ऐसी कंसिडरेशन को हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसी कंसिडरेशन को हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर ये इसमें से सवाल भी पहले आया हुआ है, करंट तो सिचुएशन में नहीं आया, लेकिन पहले सवाल इसमें से आया हुआ है और इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी। वो क्या है, कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो जाए, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। एंटिटी ने पहले कुछ पैसे एडवांस लिए हुए थे, एंटिटी ने पहले कुछ पैसे एडवांस लिए हुए थे और ये कंडीशन थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो वो नॉन रिफंडेबल होंगे। तो कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कल को हो जाता है तो ठीक है, नहीं कैंसिल हो जाता है दरमियान में, तो उससे जितने भी पैसे रिसीव हुए हैं वो उस दिन अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया एंड already consideration received is non-refundable, already consideration received is non-refundable, right? तो कहते हैं वो भी जो रेवेन्यू मिलेगा, जो वो अमाउंट मिलेगी, वो भी आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। तो दो सिचुएशन हमने सीखी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन कवर हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज मिसिंग हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। दो एक्सेप्शंस है, एक कि अगर हमने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ली, पैसे भी ले लिए और वो रिफंड भी नहीं हो सकते तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। दूसरा कि आपने पैसे रिसीव किए हुए हैं लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया या कैंसिल हो गया या टर्मिनेट हो गया और आपने कहा कि जनाब जो पहले से दिए हुए हैं वो भी नॉन रिफंडेबल है, तो कहते हैं वो जो पैसे आपने रिसीव कर लिए हैं ना और वो रिफंड भी नहीं करने, वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, राइट? अब इसका एक सवाल करते हैं इसी पॉइंट का, इसी सिचुएशन का, और ये सवाल आप काइंडली नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल नोट्सों में नहीं मिलेगा आपको, वो असाइनमेंट में नहीं है। कहते इफ ABC company contract with XYZ to provide some units in April 2021, ABC ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया XYZ कंपनी से कि उसको कुछ यूनिट प्रोवाइड करेगी या सेल करेगी अप्रैल के अंदर 2021 के अंदर। ABC company received
₹20,000 as advance at 1/1/2021. It is condition if contract is breached, advance is non-refundable. Advance is non-refundable. At 15 March 2021, XYZ company या XYZ breach the contract. How the revenue will be recognized? How and when? Requirement क्या है? How and when ABC company recognize its revenue? जी, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। एबीसी कंपनी ने XY के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको कुछ यूनिट अप्रैल 21 में प्रोवाइड करेगी। एबीसी कंपनी ने 20,000 रिसीव कर लिया एज एडवांस, और ये कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जाएगा तो वो जो एडवांस रिसीव किया होगा वो नॉन रिफंडेबल है, वो वापस नहीं मिलेगा। 15 मार्च 2021 को कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। कहता है हाउ एंड व्हेन एबीसी कंपनी रिकॉग्नाइज इट्स रेवेन्यू। जी मेरे भाई, अब आए जरा इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले 121 को क्या कह रहा है? कोई बंदा कोई सवाल करना चाह रहा है? क्वेश्चन दिखाइएगा प्लीज दोबारा। क्वेश्चन देख लीजिए, शुरू से देखना, यहां तक काफी है, ऊपर से नोट कर लिया आपने? डन। अब्दुल मोइज का सवाल है कि ये कंडीशन बताई होगी नॉन रिफंडेबल। बिल्कुल मोइज भाई, ये बताया होगा क्वेश्चन के अंदर कि वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अगर रिफंडेबल होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर हमारा रेवेन्यू बनेगा ही नहीं, हम पैसे उसे वापस कर देंगे। 2021 को हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट 20,000, एडवांस क्रेडिट या इसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या एडवांस क्रेडिट 20,000 से, कैश डेबिट, एडवांस या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 20,000 से। अब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ 15 मार्च 2021 को, कहते हैं कि अगर ये फुलफिल हो जाता तब हम उस दिन सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते, 20,000 भी और जितने की और गुड्स ट्रांसफर की थी वो भी। मतलब सपोज दैट 1 लाख की गुड्स ट्रांसफर करनी थी, हमने 20,000 ही बस लिया है, और अगर अप्रैल में गुड्स ट्रांसफर कर देते तो अप्रैल के अंदर 1 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता। लेकिन अगर ब्रीच हो गया और एडवांस नॉन रिफंडेबल है तो फिर जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन हम एंट्री क्या पास करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे या एडवांस को 20,000 से, और अपना रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। ये सवाल पेपर में आ चुका है पहले।
इस तरह का सवाल पेपर में पहले आ चुका है, तब ये IS 18 कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी, क्या कह रहे हो सर? ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ ना, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर आपने अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले एडवांस में पैसे ले लिए हुए हैं और अब आपने वापस नहीं करने, अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहे पूरा हो या ना हो, तो स्टैंडर्ड हमें कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तब तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ही करना है। लेकिन अगर आपने कुछ पैसे एडवांस लिए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो गया, तो कहता है जितने एडवांस पैसे लिए हुए हैं वो अब आपका रेवेन्यू कहलाएगा। आपने तो माशाल्लाह टैक्स भी पढ़ा हुआ है, आपको एक पता होगा कि टैक्स में एक फोरफीटेड अमाउंट होती है कि वो भी कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी इनकम में लिख लेते हैं। ये भी इस तरह का सेम एज इट इज वो तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है जनाब जी। अभी कह रहा है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट हम ब्रीच करते हैं तो हमारा जो कस्टमर है वो हमसे पैसे वापस मांग सकता है। देखो ना अरहम भाई, ऐसा हो सकता है कि कोई जो एंटिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली हो या यूनिट प्रोवाइड करने वाली हो और वो चाहे कि मैं चीजें ना बेचूं? ऐसा नहीं होता। हाँ हो, पॉसिबिलिटी तो है, फिर तो हमें उससे माजरत भी करनी पड़ेगी और हमें अपने पैसे वापस भी करने पड़ेंगे, लेकिन ब्रीच उसकी तरफ से होगा जब भी होगा। हो सकता है उसे किसी और जगह से चीज सस्ती पड़ रही हो, तो उसने हमें जो एडवांस पैसे दिए हैं फिर वो हम नहीं वापस करेंगे कि अगर ठीक है तू वहां से चीज ले ले, लेकिन हमने जो पैसे लिए हैं वो वापस नहीं करेंगे। और जिस दिन ब्रीच हुआ है रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड होगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले तो ब्रीच था ही नहीं। हमारा रेवेन्यू तब बनता जब हम कोई चीज भेजते उसके तरफ, हम अपनी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करते। ठीक है जनाब, चले जी एक और बात पे आ जाए। कहते हैं ये एक नोट है, छोटा सा नोट लिख लें। इफ कि अगर किसी पार्टी के पास विदाउट एनी कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करने का राइट हो, तो कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कि अगर किसी भी वक्त कोई पार्टी, इफ एनी पार्टी हैज राइट टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट without any compensation, without any compensation it is not a contract। ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, it is not a contract। जैसे अगर सपोज दैट आप दो कंपनीज ने या दो लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि जनाब हमने आपको चीजें प्रोवाइड करनी है 2 महीने बाद, हमने कहा ठीक है कर देना, और ये कहा कि ठीक है यार नहीं दिल करेगा आप ना मंगवाना, आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, तो फिर तो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट ही ना हुए। क्योंकि जब तक पेनल्टी वगैरह या इस तरह का फाइन वगैरह या कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं होगी, उस वक्त तक तो राइट्स एंड लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट्स ही नहीं होंगे। तो कहते हैं कि अगर आप ये कह देते हो कि किसी भी पार्टी पे वो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो भी विदाउट कंपनीशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन या कंपनसेशन, तो लॉ हमें कहता है कि जनाब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कहोगे। डन। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर की बातें खत्म हो गई। दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो हमने बाद में पढ़ना है जब इस पे थोड़ी सी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन हमने काफी करने हैं, तो उसके बाद। ठीक है सर, अगर इसकी ना कंडीशन हो कि ये मतलब रिफंडेबल है, जी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करें हमारे पास राइट भी हो और ये एडवांस रिफंडेबल है, तब भी ये वाली कंडीशन लगेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अगर रिफंड कर देना है ना पैसे, ठीक है, और विदाउट एनी कंपनसेशन, फिर भी नहीं।
ठीक है, नॉन रिफंडेबल कंडीशन में ही होता है कि तभी वो आपका रेवेन्यू बनता है। अली हसन का सवाल है, सुनिएगा, कि सर इन केस हम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना कर पाए, इन्वेंट्री ना दे सकें, तो हम हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट भी नॉन रिफंडेबल हो, तो पेनल्टी की एंट्री क्या होगी? अली हसन, पेनल्टी तो हमारा एक्सपेंस होता है, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और वो कॉन्ट्रैक्ट हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बिहाफ के ऊपर है, ब्रीच हमारे बिहाफ के ऊपर है। और हम कह रहे हैं कि जनाब ये तो फिर यही है ना कि हम पैसे पूसे ले लिया करें, हम कहते हैं जी ठीक है अब हम चीजें नहीं देते, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जिशान भाई का सवाल है कि लास्ट वाले नोट की समझ नहीं आई। जिशान भाई, लास्ट वाला नोट ये है कि अगर किसी भी पार्टी के पास राइट हो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, कि बगैर किसी कंपनसेशन के जी जब मर्जी चाहे आप मुझसे कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीमेंट है तोड़ सकते हैं, तो कहते हैं वो एग्रीमेंट नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर वो एग्रीमेंट नहीं है, लॉ के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, लॉ आप लोगों का पास भी है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंदर मैं दो चीजें स्किप करूंगा जो आपके नोट्सों में नजर आएंगी। एक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे तो बहुत आसान सा है लेकिन ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो काम खराब हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एंड पे जाकर डिस्कस करना है, और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और आपने भी फिर अभी इनको अभी नहीं देखना, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को,